नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के ऊपर। जैसे कि आपको ज्ञात है, लगातार उत्तर प्रदेश की वीडियो हम डाल रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें हम, या उत्तर प्रदेश बीडीओ की बात करें, या लेखपाल की बात करें। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी के लिए महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है किसको, उत्तर प्रदेश को। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास की, और उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति की। ठीक है, तो सबसे पहले आप फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डाल दीजिए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। देखिए, इस क्रांति की यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा देश जो है इस समय अंग्रेजों का अधीन था, यानी गवर्नर जनरल या कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे देश में था 1857 की क्रांति के समय। और 1857 की क्रांति के बाद यानी 1858 में जो हमारे देश में शासन स्थापित हुआ था वो ब्रिटिश क्राउन का हुआ था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की कम चलती थी। यानी भारत का गवर्नर जनरल, मतलब जो गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय कहा जाने लगा था। यदि हम बात करें यहाँ से 1857 क्रांति की तो आपको ज्ञात होगा कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। और यदि हम बात करें इसके बारे में तो ऐसा बताया जाता है कि उस समय जो बंदूक होती थी और बंदूक में जो कारतूस चलाया जाता था, उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, और उन कारतूसों में पशुओं की चर्बी मिली हुई आती थी। यानी बताया जाता गाय की और सुअर की चर्बी उनमें होती थी और उसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो इस पर क्या हुआ, सैनिकों ने विद्रोह किया, और विद्रोह करने के कारण वो विद्रोह जब अंग्रेजों ने दबाना चाहा तो उसकी आग और ज्यादा भड़क गई, और धीरे धीरे वह एक छोटी सी बात बड़ी हो गई, यानी क्रांति के रूप में इसने जन्म लिया। यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ से यही बनेगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मेरठ में एक छावनी पड़ती बाहर से, और मंगल पांडे को इस क्रांति के दौरान क्या हुआ था, फांसी दे दी गई थी, जिसके बाद इस क्रांति ने और भी ज्यादा उग्र रूप ले लिया था। ठीक है, तो चलिए चीजों को थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कि 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के भी कहाँ से, मेरठ से। तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां से शुरुआत हुई थी। और यदि हम बात करें यहाँ से टाइम की, तो टाइम की यदि हम बात करें तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हो गई थी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से ही राजनीति व सत्ता का केंद्र रहा है। यदि इस चीज को हम लिख लेते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन काल से ही वर्तमान उत्तर प्रदेश, प्राचीन काल से ही वर्तमान उत्तर प्रदेश, प्राचीन काल से ही वर्तमान उत्तर प्रदेश देश की राजनीति तथा शासन सत्ता का, देश की राजनीति तथा शासन सत्ता का केंद्र रहा है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी, इस क्रांति की जब शुरुआत हुई, और शुरुआत होने के बाद जब ये क्रांति आगे बढ़ी तो हुआ क्या था कि उस समय दिल्ली का जो बादशाह था, अंतिम मुगल सम्राट था, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो लोगों ने क्या काम करा, बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया। और इधर यदि हम बात करें बेगम हजरत महल की, तो बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ में थी। उन्होंने भी अपने पुत्र, उनके पुत्र का नाम था बिरसज, और बिरसज की यदि हम बात करें तो इन्होंने बिरसज को जो है अवध का नवाब घोषित कर दिया था। तो ये दो फैक्ट इसको भी लिख लेते हैं हम। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित किया।
पहली बात। और दूसरी बात यदि हम जाने यहाँ से, तो जैसे कि हमने अभी आपको बताई थी कि जो बेगम हजरत महल थी लखनऊ से थी, उन्होंने अपने पुत्र बिरसच को जो था अवध का नवाब घोषित कर दिया था। तो इसको भी लिख लेते हैं हम। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र और इनके पुत्र का नाम मिलता है बिरसच, ठीक है, बिरसच कादर, बिरसज या बिरसज कादर को अवध का नवाब घोषित किया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, और वह फैक्ट ये बन जाता है कि 5 जून 1857 को नाना साहब जो होते हैं, 5 जून 1857 को नाना साहब को जो है पेशवा घोषित कर दिया जाता है। कहाँ का? कानपुर का। और पेशवा की यदि हम बात करें, जो मराठा साम्राज्य होता था, उस मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ा पद जो होता था वो पेशवा का होता था, और पेशवा को उस समय कहा जाता था, प्रधानमंत्री को उस समय पेशवा कहा जाता था। तो 5 जून 1857, इस फैक्ट को भी लिख लीजिए। 5 जून 1857 को नाना साहब 5 जून 1857 को नाना साहब कानपुर के पेशवा घोषित हुए। कानपुर का पेशवा घोषित हुए। अब हम बात करेंगे आगे, यदि 1857 की क्रांति की हम बात करें, तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के वे कौन कौन से शहर या कौन कौन से स्थान थे जहां से के क्रांति का संचालन किया लोगों ने। जैसे हम बात करते हैं कि लखनऊ से क्रांति का संचालन किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। या हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति में वे कौन कौन से महान नेता थे जिन्होंने किस स्थान से इस क्रांति में भाग लिया था। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हैं हम आगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि वह कौन सा केंद्र था जहां से 1857 की क्रांति का संचालक किसने किया। तो जैसे आपको ज्ञात है, ज्यादातर कुछ बच्चों की ये पढ़ी हुई भी होती है 1857 की क्रांति, यदि हम बात करें तो कक्षा 10 में यानी 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। तो लखनऊ से जो क्रांति का संचालन किया था बेगम हजरत महल ने किया था। यहाँ पर हम बात करते हैं विद्रोह का केंद्र, तो ये विद्रोह का केंद्र हो गया। और उसका नेतृत्व करता जो हो गया ये व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है। तो देखिए मैं अभी आपको ट्रिक से भी याद करा दूंगा कि कौन कहां से नेतृत्व करता था। यहाँ से पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में बरेली से किसने नेतृत्व किया था। यह प्रश्न आएगा सीधा सीधा कि 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला ने कहां से नेतृत्व किया था या कहां से जो है कमान संभाली थी। तो सबसे पहले तो हम इन्हें ऐसे देख लेते हैं कि लखनऊ से बेगम हजरत महल और कानपुर से नाना साहब। और यदि हम बात करें तो नाना साहब ने जो है कमान तो संभाली थी, लेकिन मुख्य संचालक जो थे, जो कार्यकर्ता थे, वो थे तात्या टोपे। तो इसके बाद हम बात करते हैं बरेली से खान बहादुर खान और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। और इलाका यदि हम बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद से जो थे वो लियाकत अली, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और कालपी से तात्या टोपे। और यदि हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा से देवी सिंह, और इधर एक और बचेगा मेरठ से थे कदम सिंह। चलिए ना कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेगम हजरत महल यानी लख बेगम। अब जो बेगम होगी वो कहाँ रहेगी? महल में। और जब महल में रहेगी तो लख, कहते हैं ना नौलखा हार, जैसा आपने गाना सुना होगा, मुझे नौलखा मंगा दे रहे, तो नौलखा यानी लाखों का या लाखों के पैसे या लाखों का हार कौन पहनेगी? बेगम। तो आपको याद हो जाएगा कि लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। अब बात कर रहे हैं बड़े कानपुर की, यानी कानपुर से नाना साहब, ठीक है ना। अब एक बच्चे को पढ़ाया, बोला भाई पता याद हुआ ना, पढ़ाया पता याद हुआ ना, फिर पढ़ाया याद हुआ ना, अब बार बार नाना कर दिया। अब एक बार जब कान पे लगा ना उसके, तो तुरंत जवाब आ गया। तो कान से कानपुर और ना से नाना, यानी नाना करे जा रहा तो कान पे पड़ गया तो नाना हाँ में बदल गई। तो कानपुर से नाना साहब, मुख्य संचालक जो था वो तात्या टोपे थे। ठीक, आगे हम बात करते हैं बरेली की, कि बरेली से 1857 की क्रांति का संचालक किसने किया था। तो खान बहादुर खान। अब देखिए यहाँ भी खान है,
यहाँ भी खान है, बीच में बहादुर। अब खान में जो काम करते हैं ना वो लोग कैसे होते हैं, बहादुर होते हैं भाई। जैसे कोयले की खान है, पता चला सुरंग में या खदान में धस गया और ऊपर से गिर गई ना, तो ये बहादुर लोगों का काम होता है। या फिर ऐसा कहते हैं कि रेल जो होती है ना हमारी, रेल बरेली यानी रेली, बरेली रेल, तो रेल जो कोयला निकाल कर लाती है वो किस में से लाती है, तो खान में से निकाल कर लाती है। यहाँ से भी आप रख सकते हैं रेली रेल किसकी, खान, यानी बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व करता थे, कानपुर से नाना साहब और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। आगे हम बात कर रहे हैं झांसी की। तो झांसी का तो सबको पता ही होगा, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी से झांसी यानी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद की। अब इलाहाबाद से प्रश्न ये बनेगा यहाँ से कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का संचालन किसने किया था। तो इनका नाम है लियाकत अली। क्या क्या, लियाकत अली। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं इलाहाबाद और यहाँ पर लियाकत अली। तो देखिए इला, तो इला से भी मुस्लिम शब्द मिल गया और अली से भी मुस्लिम शब्द मिल गया, कहते हैं ना ला इलाही, तो इला और इसमें अली, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं फैजाबाद की, यानी फैजाबाद से मौलवी साहब। अब देखिए फैजा, फैज को थोड़ी देर के लिए ऐसे रख लो, फैज यानी फौज। अब फौज में मौलवी का काम कोई होगा भाई, मौलवी साहब तो अपने मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ाएंगे, फौज में मौलवी साहब क्या करेंगे। तो आपने याद रखना फैजाबाद यानी फौज, फौज से फैजाबाद और मौलवी से मौलवी अहमदुल्ला। तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और इलाहाबाद से लियाकत अली और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब और लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान। आगे हम बात कर रहे हैं कालपी की। यदि हम बात करें कालपी की, तो कालपी से प्रश्न ये भी बन जाता है कि बताइए, मैंने कल बताया था आपको कि कालपी में किसका जन्म हुआ था। अकबर के नवरत्नों में से दो व्यक्ति ऐसे थे, एक का जन्म सीतापुर में हुआ टोडरमल, और बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था। कालपी यानी तात्या टोपे। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कालपी यानी कल पी, जैसे पीने वाली कोई चीज है, हाँ भाई तुमने दवाई पी, हाँ साहब मैंने कल पी। अब पीछे से एक आदमी टोक रहा, नहीं भाई झूठ बोला नहीं पी, तो टोकना यानी टोपे। कालपी यानी कल पी नहीं पी, तात्या टोपे यानी टोक दिया। कैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मथुरा की, तो देवी सिंह। अब देखिए मथुरा किसकी भूमि है, जब मथुरा में देवता होंगे तो देवी भी होगी, तो मथुरा में देवी देवता, मतलब मथुरा से देवी सिंह। और आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति का जो कदम उठा था वो कहां से उठा था, मेरठ से उठा था। तो 1857 की क्रांति का कदम सिंह जो थे वो मेरठ से संचालक थे। तो ये सारी चीजें आप नोट कीजिए और वीडियो को इसे दोबारा देखिए या पीछे करके देखिए, दोबारा आपके समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे कि इससे आगे क्या हुआ, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आगे और क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो देखिए यदि हम बात करें कि जो दिल्ली का बादशाह था, अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। बूढ़ा हो चुका था, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, और मुगल सत्ता की यदि हम बात करें तो औरंगजेब के बाद लड़खड़ा गई थी। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद रंगून जेल में भेज दिया। तो पहला पॉइंट तो हम ये लिखेंगे कि मुगल सम्राट बहादुर शाह को बंदी बनाकर, मुगल सम्राट बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून जेल में भेज दिया, जेल में भेज दिया। ठीक है, रंगून जेल में डाल दिया। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक अंग्रेज था, अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैंपबेल। और कैंपबेल की यदि हम बात करें तो ये अंग्रेज था, इसने क्या काम करा, इसने अपना सैन्य अभियान चलाया, मतलब ये फौज को लेकर के चल देता है, और जहां जहां से क्रांति का संचालन ये लोग कर रहे थे, या जहां जहां पर क्रांति ज्यादा भड़की हुई थी, जैसे हम बात करें कानपुर की, झांसी की, लखनऊ की, तो ये जो है ना फौज को लेकर के चल देता कौन, कैंपबेल, और जाकर उन जगहों पर ये कब्जा कर लेता। यानी जैसे लखनऊ की बात करते हैं, कानपुर की बात करते हैं, झांसी की बात करते हैं, तो ये इन्हें सबको अपने अधिकार में ले लेता है। तो जो कैंपबेल होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कैंपबेल की। अंग्रेज कैंपबेल ने
कैंपबेल, और ये कौन था? एक अंग्रेज था, अंग्रेज अधिकारी ने 1857 में, अंग्रेज कैंपबेल ने 1857 में कानपुर पर कब्जा किया, कानपुर पर कब्जा किया। और यदि हम बात करें कानपुर की, तो आपको अभी बताया था कि कानपुर से जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? नाना साहब। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट ये है, यहाँ से अगला पॉइंट ये बनता है कि इसी कैंपबेल ने क्या करा था? 21 मार्च 1858 में लखनऊ पर कब्जा किया था। कैंपबेल ने 21 मार्च 1858 में लखनऊ पर कब्जा किया। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो कैंपबेल होता है ना, ये सेना को लेकर के जाता है और जहां जहां जाता है वहां पर ये अपना कब्जा कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। और यदि हम बात करें तो देखिए, यदि फौज हो, सेना हो, तो सेना के सामने कोई साधारण आदमी कितना भी बड़ा क्रांतिकारी हो, हथियार के सामने कैसे? हथियार के सामने तो उसको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तो जब ये फौज को लेकर के जाता है तो ये जो है यहाँ पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक और विशेष प्रश्न बनता है कि एक और अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है सर ह्यू रोज। तो सर ह्यू रोज की यदि हम बात करें तो 4 अप्रैल 1858 को सर ह्यू रोज झांसी पर कब्जा कर लेता है। और यदि हम बात करें झांसी की रानी की, तो आपको पता ही है झांसी की रानी जो है लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई थी, यानी शहीद हो गई थी। ठीक है, तो 4 अप्रैल 1858 को सर ह्यूज ने झांसी पर कब्जा किया। सर ह्यू रोज ने 4 अप्रैल 1858 को झांसी पर कब्जा किया, झांसी पर कब्जा किया। ठीक, इसके बाद आगे यदि हम बात करें कैंपबेल की, तो कैंपबेल से एक प्रश्न और बनता है। हमने बात करी थी बरेली की, बरेली से नेतृत्व करता कौन थे? खान बहादुर खान। तो 5 मई 1858 को इसी कैंपबेल ने बरेली पर भी कब्जा कर लिया था। तो 5 मई 1858 को कैंपबेल ने बरेली पर कब्जा किया, बरेली पर कब्जा किया। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगली बात इस प्रकार है, फिर यदि हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो जब 1857 की क्रांति का दमन कर दिया गया, 1857 की क्रांति को दबा दिया गया और जितने भी भारतीय क्रांतिकारी थे उनके क्षेत्रों को कब्जे में ले लिया गया और लगभग बहुत सारे क्रांतिकारियों को जेल में ठूस दिया गया। जैसे हमने बात करी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट जिसे घोषित किया था बादशाह यानी सम्राट, उसको रंगून जेल में डाल दिया। और यदि हम बात करें कैंपबेल की, तो कैंपबेल ने आपने देखा कि किस तरह से यानी बरेली पर कब्जा किया, और सर ह्यू रोज ने बरेली पर किया था, कैंपबेल ने लखनऊ व कानपुर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो हुआ क्या, जब 1857 की क्रांति दबा दी गई, कुचल दी गई, उसका दमन कर दिया गया, तो क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को, क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसको इलाहाबाद दरबार के नाम से जाना जाता। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि इलाहाबाद दरबार का आयोजन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया गया। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और उस समय यदि हम बात करें तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा। ठीक है, जो ब्रिटिश महारानी थी उस टाइम, उसका घोषणा पत्र पढ़ा, और उस घोषणा पत्र में क्या कहा गया था इसको सुन लीजिए। कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा और उसमें कहा गया था कि अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा। यानी कहने का मतलब यह था कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो ईस्ट इंडिया का शासन था वह समाप्त कर दिया और ये कह दिया कि अब भारत की सत्ता को जो चलाएगा वो ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की सरकार के द्वारा चलाया जाएगा।
और फिर यदि हम बात करें यहाँ से, तो एक और महत्वपूर्ण फैक्ट ये बना था क्या, कि उस समय उस घोषणा पत्र में ये था कि एक तो भारत सचिव होगा और 15 उसके सदस्य होंगे, ये मिलकर के सहायता देंगे किसको, ब्रिटिश क्राउन को, और ब्रिटिश क्राउन जो है इसका संचालन करेगा। फिर यदि हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इस समय तक यानी 1857 की क्रांति तक जो भारत में गवर्नर जनरल होता था, पहले गवर्नर बना, फिर गवर्नर जनरल बना, फिर गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल को उपाधि दे दी गई किसकी, वायसराय की। यानी 1857 के बाद जितने भी भारत में गवर्नर जनरल हुए हैं उन्हें वायसराय कहा जाता है। तो यहाँ से गवर्नर जनरल को उपाधि दे दी किसकी, वायसराय की। ठीक, अब यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट ये बन जाता है कि उस समय जब बात करें 1858 की, तो उत्तर प्रदेश हमारा टुकड़ों में विभाजित था, दो प्रमुख टुकड़ों में विभाजित था। एक अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और एक जाना जाता था उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो थे इन दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया और इसका जो संयुक्त नाम कहलाया वो आगरा तथा अवध कहलाया। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिमी प्रदेश तथा अवध को आगरा तथा अवध के नाम से पुकारा गया। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ से तो 1858 में ही उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से क्या बना दी, इलाहाबाद बना दी। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कर दी गई। इसके बाद यदि हम बात करें तो और क्या घटना होती है, जब 1857 की क्रांति घटित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो हमारे भारत देश में अनेक समाज सुधारक होते हैं और कई सारी विचारधाराओं के लोग यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उत्तर प्रदेश के इतिहास से और उत्तर प्रदेश से संबंधित, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की यदि हम बात करें तो इन्होंने वाराणसी से 1857 में एक पत्रिका का संचालन किया था, यानी प्रकाशन किया था, जिसका नाम मिलता है कवि वचन सुधा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे कि भारत में अनेक समाज सुधारक होते गए और उनमें से उत्तर प्रदेश की यदि हम बात कर रहे हैं तो जैसे हम बात करें, अभी हमने बताया था भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था और ये प्रकाशन किया था 1857 में और उस पत्रिका का नाम था कवि वचन सुधा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इसका प्रकाशन कब किया था, 1857 में। और यदि हम बात करें स्थान की तो स्थान का नाम पूछ लेता है आपसे, वाराणसी। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही दूसरा यदि हम बात करें तो हरिश्चंद्र मैगनीज का प्रकाशन किया और ये कहां से किया, कब किया था, 1877 से, और इसका प्रकाशन भी वाराणसी से ही किया था। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो बाल कृष्ण भट्ट, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट, और इन्होंने जो इसका संपादन किया था, प्रकाशन किया था, वो 1877 में ही इन्होंने भी किया था। आगे यदि हम बात करें यहाँ से तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा ये बन जाता है कि आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना की यदि हम बात करें तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी और दयानंद सरस्वती ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया था कि भारत भारतीयों के लिए है, यह बात किसने कही थी, तो दयानंद सरस्वती ने कही थी कि भारत भारतीयों के लिए है। आगे यदि हम बात करें तो दो व्यक्तियों के नाम यहाँ पर मिल जाते हैं, एक तो है मोहम्मद कासिम और अगर दूसरा रशीद अहमद। इन्होंने 1867 में क्या करा था, उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना कर दी थी। उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना करी थी और 1867 में की थी। दो व्यक्तियों के नाम याद रखने तो मैं, एक तो मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद। फिर यदि हम बात करें तो एक और नाम पूछ लिया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संदर्भ में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संदर्भ में यदि हम बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो थे उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन जो चला था, देखिए सर सैयद अहमद खान मुस्लिम शिक्षा के लिए इन्होंने विशेष जोर दिया था और यदि हम बात करें तो मुसलमानों के लिए शिक्षा का प्रसार जो किया था सबसे ज्यादा वो सर सैयद अहमद खान ने किया था और इसीलिए इन्हें जाना जाता है क्या कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या हम बात कर सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो की थी
सर सैयद अहमद खान ने की थी और कब की थी? 1875 में की थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनसे संबंधित एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी किन्होंने? सर सैयद अहमद खान ने। अब 2-3 और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम जान लेते हैं। उसके बाद पहले इन बातों को जान लो, उसके बाद हम बात करेंगे कल कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस पर बात हम करेंगे कल उत्तर प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस का क्या विशेष योगदान रहा। लेकिन अभी 2-3 बातें और लिख लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 2 विशेष बातें, जैसे अभी हमने बात करी थी किसकी? सर सैयद अहमद खां की। तो सर सैयद अहमद खां जो थे वो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। इनकी 2 प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिनको अक्सर पूछ लिया जाता है, और अलीगढ़ की यदि हम बात करें तो अलीगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के इतिहास से ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सर सैयद अहमद खां की पत्रिका की यदि हम बात करें तो पहली पत्रिका का नाम था इनका तहफीज उल अखलाक। तहफीज उल अखलाक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस पत्रिका के लेखक कौन थे? तहफीज उल अखलाक सर सैयद अहमद खां। और यदि हम बात करें तो इसका हिंदी में नाम मिलता है सभ्यता और नैतिकता। सभ्यता और नैतिकता। दूसरी पत्रिका की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिलता है राजभक्त मुसलमान। ठीक है, राजभक्त मुसलमान। और ये पत्रिका भी किसकी थी? सर सैयद अहमद खां की। उसके बाद विशेष अगला प्रश्न क्या बनता है कि जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देखिए, यदि हम बात कर रहे हैं कि आज बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी बनारस को हम वाराणसी बोल देते हैं आज, तो वाराणसी में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1858 में की थी किसने? एनी बेसेंट ने। और जब इसकी स्थापना की थी उसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने की। लेकिन इसके लिए जो अथक प्रयास किए मालवीय जी ने, किसने? महामना मदन मोहन मालवीय। तो मालवीय जी के प्रयासों से 1916 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, तो जो 1916 में मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। उसके बाद यदि हम बात करें तो 1861 में स्वामी शिवदयाल, 1861 में स्वामी शिवदयाल ने आगरा में जो है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। यहाँ पर लिखा हुआ है 1861 में शिवदयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। कल हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किसने की, क्यों की, और किस तरह से कांग्रेस का योगदान उत्तर प्रदेश में रहा, और किस तरह से देश को आजादी मिली। कांग्रेस के बाद तुरंत हम फटाफट अब उत्तर प्रदेश के आधुनिक काल में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू।